ज़ीरो टू वन के बारे में अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बताएगी कि अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको कैसे शुरू करें। ये बुक आपको आपके एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। और ऐसा नहीं है कि इस बुक को लिखने वाला कोई इनएक्सपीरियंस्ड इंसान है। इस बुक को पीटर थील ने लिखा है, जो कि खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपैल स्टार्ट की थी, जो कि आज एक $100 बिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इसके बाद इन्होंने प्लेंटी टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी स्टार्ट की, जो अभी अपना आईपीओ लॉन्च करने की स्टेज पर है। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी खुद की वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्ट की है, जिसका नाम है फाउंडर्स फंड। मैं आपको बता दूं कि वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पिछले साल इनका नाम फोर्ब्स 400 की लिस्ट में भी था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं वो वाकई में हमको सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। तो चलिए अब हम सीधे हमारी बुक पर आते हैं। तो आखिर ज़ीरो टू वन का मतलब क्या है? ऑथर ने हमको बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर दो डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से n की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना और 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद ना होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो ये 1 की स्थिति दर्शाता है। यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। बॉटल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर ये ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ पहले से मार्केट में थी, आप उसी चीज़ की एक और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा? जहाँ पर आप इनोवेट करके कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं जो पहले से मार्केट में थी ही नहीं, तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ होंगी। आपको नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करना है, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 टू 1 ही जाना होगा। इस बुक के ऑथर ने जब पेपैल स्टार्ट किया तब मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम ईजी बना दे। क्योंकि दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए आज पेपैल की अपनी मार्केट में मोनोपोली है। और बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। अब आपने अगर अपने स्कूल या कॉलेज में थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जहाँ किसी प्रोडक्ट का मार्केट में केवल एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में वो मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वहीं परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जहाँ मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत से सेलर्स होते हैं, तो सभी सेलर्स को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कस्टमर फिर दूसरे सेलर से वही चीज़ कम दाम में खरीदने चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है कि मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि कस्टमर्स को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है और मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं और प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरह ये बात भी एकदम गलत है। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है। इससे बिजनेसेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी ही देगा। वहीं अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो वो अपना ध्यान अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज़ का जीता जागता एग्जाम्पल है। मोनोपोली कोई ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर्स दूसरे सस्ते प्रोडक्ट्स की जगह उसके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। एप्पल इस बात का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए कॉन्स्टेंटली अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते रहने पड़ते हैं, वरना कोई और छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसी नहीं है जैसी स्कूलों में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो हर उस बिजनेस में होते हैं जो 0 से 1 की तरफ जाता है और साथ ही साथ मार्केट में अपनी मोनोपोली भी क्रिएट करता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए।
पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो केवल आपके पास हो, जिसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आपके पास हो, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे, पर आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर्स से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से बस थोड़ी ही बेटर होगी तो आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बस थोड़ा ही बेटर दिखेगा और फिर उसको बेचने में आपको दिक्कत ही होगी। एग्जाम्पल के लिए हम अमेज़ॉन को देख सकते हैं। अमेज़ॉन जब स्टार्ट हुई तब वो किसी भी बुक स्टोर से 10 तो क्या सैकड़ों गुना ज़्यादा बुक्स ऑफर कर रही थी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क इफेक्ट। अब नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है? नेटवर्क इफेक्ट वो फिनोमिनन होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि फेसबुक, जब आपके किसी फ्रेंड ने सबसे पहले फेसबुक पर आईडी बनाई होगी तब उसके लिए वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने बाकी लोगों को भी फेसबुक चलाने का सजेशन दिया होगा, क्योंकि बाकी लोगों के ऐड होने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी बेटर होता गया। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर कोई दूसरा सोशल नेटवर्क अब लॉन्च होता है तो वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। सेम इसी कारण से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का एग्जांपल हमने पहले मिलियनेयर फास्ट लेन की वीडियो में भी देखा था। आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड ही हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहे और बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज़ के लिए हमने ई बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा था। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपीज़ छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी। अगर उसकी किताबों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती भी है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेंगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वहीं जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा तो उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकेगी और ज़्यादा डिमांड होने पर उसका ना कभी स्टॉक ख़त्म होगा और ना उसको दोबारा से किताबें छापनी पड़ेंगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको आपके बिजनेस के अंदर रखने की ज़रूरत है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है ब्रांडिंग। आपके बिजनेस की एक ब्रांड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं और फिर जो ब्रांड उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती है वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती है, पर उसने फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसी की है कि वो ब्रांड पूरे तरीके से यंगस्टर्स के लिए बनी हुई दिखती है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स में आप देखेंगे कि वो फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर ब्रांड बिल्ड करने से भी पहले आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा तो कितना भी पैसा आप मार्केटिंग में खर्च कर दो, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। माइक्रोमैक्स ने एक्समैन के हीरो ह्यूज जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, पर बिना अच्छे प्रोडक्ट्स के कंपनी केवल ह्यूज जैकमैन के सहारे कुछ नहीं कर पाई। 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको पता करने हैं कुछ सीक्रेट्स, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसे दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है, और किसी ने उसको अभी तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। जो बात किसी को पता ना हो वो सीक्रेट होती है। इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वो एक सीक्रेट है और आपका काम है उस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि एयरबीएनबी के आने से पहले होटल बिजनेसेस कई सदियों से चले आ रहे थे, पर इतने सालों के बाद भी किसी को ये पता नहीं था कि अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी अनजान व्यक्ति के घर में रहने का भी मौका मिले तो वो होटल की जगह उस घर में रहना पसंद करेगा। और होटल पर होटल खोलने वालों के दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि शहरों में इतने सारे घरों में मेहमानों के रुकने की जगह तो होती ही है, तो वही जगह टूरिस्ट लोगों के रुकने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं की जा सकती। पर एयरबीएनबी का इस सीक्रेट डिमांड और सप्लाई पर ध्यान चला गया और अब वो बिना कोई होटल खोले पूरी दुनिया में टूरिस्ट्स को लोकल जनता के घरों में रुकवाकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर बताएं। इसके बाद ऑथर ने हमको हमारी कंपनी की फाउंडेशन बनाने से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं। कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले इन बातों को मद्देनज़र रखें। कंपनी ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करें जिसको आप पहले से जानते हो और जिससे आपकी अच्छी बनती हो।
वरना छोटी छोटी कहासुनियों के कारण ही आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी की ओनरशिप, पोजीशन और कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन ना होने दें। ये बात हमेशा क्लियर रखें कि कंपनी का लीगल ओनर कौन है, रोज के ऑपरेशंस कौन संभालेगा और कंपनी के बाकी बाहरी अफेयर्स कौन देखेगा। ऐसा करने से भी आगे झगड़े होने के चांसेस कम होंगे। हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें। पार्ट टाइम नौकरी करने वाले लोगों को आपकी कंपनी की प्रोग्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव्स भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के नहीं होंगे। कंपनी के फाउंडर या सीईओ को अपने आप को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं अलॉट करनी चाहिए। अगर सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी के इनिशियल टाइम में कंपनी का कैश सैलरी देने में ही चला जाएगा, और अगर कंपनी का सीईओ खुद को ही बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहा है तो उससे ये दिखाई देता है कि उसका इंटरेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने में कम और पैसे कमाने में ज़्यादा है। अगर कंपनी के इनिशियल एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी के साथ इक्विटी भी अलॉट कर रहे हैं तो किसको कितनी इक्विटी मिल रही है, ये बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे की इक्विटी के बारे में पता होगा तो उनमें अपनी जॉब को लेकर डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। किसी भी एम्प्लॉय को अगर ये लगेगा कि उससे कम टैलेंटेड एम्प्लॉय को उससे ज़्यादा इक्विटी मिली है तो या तो वो जॉब छोड़ने का सोचेगा या फिर पूरी ईमानदारी से काम करना बंद कर देगा। ये सभी पॉइंट्स कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ऑथर ने हमको बताए हैं। अगर वीडियो के बीच में आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे ज़रूर पूछिए। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आपको किस सिचुएशन में किस टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स का, पर्सनल सेल्स का, एडवर्टाइजमेंट का और वायरल मार्केटिंग का। कॉम्प्लेक्स सेल्स तब होगी जब आपकी डील्स लाखों और करोड़ों में होंगी। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उसकी सेल्स की प्रोसेस भी बहुत लंबी है तो आप कॉम्प्लेक्स सेल्स में डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी खरीदार होगा वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी से बात करना चाहेगा, किसी सेल्समैन से नहीं। तो अगर आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं तो आपको खुद ही कस्टमर से डील करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन मोस्टली B2B बिजनेसेस में होती है। पर्सनल सेल्स वो होती है जिसमें कंपनी का सेल्समैन ही क्लाइंट्स ढूंढता भी है और उनसे डील भी करता है। सेल्समैन तब अपॉइंट किया जाता है जब आपकी कंपनी थोड़े से महंगे प्रोडक्ट बेच रही है। इंश्योरेंस और फाइनेंस वगैरह की कंपनीज में सेल्समैन इसीलिए अलॉट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो ज़्यादा होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत ही लो प्राइस का हो। जैसा कि हमने देखा है कि ग्रोसरी आइटम्स और कॉस्मेटिक्स आइटम्स की हम केवल एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। इनको बेचने के लिए हमारे पास कभी सेल्समैन नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए कम पैसे में बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंच जाती है। वायरल मार्केटिंग तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी ही उसके यूज़र्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करने के लिए एनकरेज करती है। ये मार्केटिंग सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। अगर यूज़र्स के ज्वाइन करने और इनवाइट करने की प्रोसेस एकदम ईजी होगी तो आपके प्रोडक्ट की वायरल मार्केटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप जितनी भी ऐप्स और गेम्स वगैरह देखते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब ऐप्स और गेम्स एक्चुअली अपनी वायरल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ड्रॉपबॉक्स की वायरल मार्केटिंग की एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है। किसी दिन किसी और वीडियो में मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड और भी बातें सीखना चाहते हैं तो इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन की वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद ऑथर ने अल्टीमेटली हमको 7 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले अपने आप से ये 7 सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो बाकियों से कई गुना बेहतर है? दूसरा सवाल, क्या ये आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का सही टाइम है? कहीं आप समय से बहुत पीछे या बहुत आगे तो नहीं चल रहे? तीसरा सवाल, छोटे से मार्केट में ही सही पर क्या आप एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? चौथा सवाल, क्या आपके साथ जो टीम है उसमें सही लोग हैं? पांचवा सवाल, क्या आपके पास आपके प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का साफ साफ तरीका है? छठा सवाल, क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10-20 साल तक अपनी पोजीशन पर बना रह पाएगा? सातवां सवाल, क्या आपने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया है जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है? तो ये थी समरी 0 to 1 की। आप अगर मेरी वीडियोस पर कमेंट्स और लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।